हाय एवरीवन, हेलो। पहले आप लोग थोड़े लोग जुड़ जाइए, फिर ये लाइव स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक फिजियोथेरेपी के बारे में, जिसमें कुछ अवेयरनेस भी होगी, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि फिजियो आप क्या करते हो, आप कैसे पेशेंट ठीक करते हो मैडम, आपका क्या स्पेशलाइजेशन है। और कई लोगों को अभी भी फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मिथ्स हैं। जो ऑनलाइन है, जो ज्वाइन हो चुके हैं, क्या वो बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है क्या? व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी क्या है। स्पेशली जो छोटी प्लेसेस हैं वहाँ पे, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में तो अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन मैं सोलापुर में हूँ, महाराष्ट्र में। यहाँ भी अभी भी मुझे लोगों को बताने में प्रॉब्लम आती है। अभी भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको बोला जाता है मसाज है या मशीन लगा दी जाएगी, ऐसा सोचते हैं कि ये फिजियोथेरेपी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि मसाज देना, मशीन लगाना, ये फिजियोथेरेपी बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये कंप्लीट फिजियोथेरेपी नहीं है। कई लोग आपको बोलेंगे कि आइए मशीन लगा देते, आपकी फिजियोथेरेपी हो गई। मेरे पास पेशेंट्स आते कि हम फिजियोथेरेपी लेके आए हैं, और कई, मैं नाम नहीं लूँगी, कई नामी गिरामी हॉस्पिटल्स में वो फिजियोथेरेपी लेके आते हैं। एक छोटे मोटे असिस्टेंट रहते हैं, कुछ मशीनें रहती हैं, वो वहाँ लगा दी जाती हैं, और पेशेंट के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आप फिजियोथेरेपी ले रहे हो। और बाद में निगेटिविटी ये फैलनी स्टार्ट हो जाती है कि पेशेंट बोलता है कि मैंने फिजियोथेरेपी ली, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। तो मैं बताऊंगी कि कहाँ पे गलती होती है और क्यों इस तरह की गलत फिजियोथेरेपी लेने के बाद पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते हैं, या इनकम्प्लीट फिजियोथेरेपी लेने के बाद पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते हैं। तो फिजियोथेरेपी इटसेल्फ एक डिग्री कोर्स है, जो 4.5 ईयर्स का कोर्स है, बैचलर्स, और मास्टर्स 2 या 3 ईयर्स का कोर्स रहता है। इसमें हमें सभी पेशेंट्स, ऑर्थोपेडिक केसेस, जितने भी जॉइंट पेन है, नर्व पेन है, मसल पेन है, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, ये सारे पेशेंट्स देखने के लिए देख सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, जैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स, जीबीएस के पेशेंट, जिनको भी कोई न्यूरोलॉजिकल असॉल्ट हो गया है ब्रेन में और उसके बाद उनकी बॉडी काम नहीं कर रही है, नर्व्स डैमेज हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी है। उसके बाद छोटे बच्चे, जो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, या डिलेड माइलस्टोन के बच्चे, जो समय पे चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते, या अपंग बच्चे रहते हैं, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी है। तो आप सोचिए कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो आपके जीवन में रंग भर देती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि उन्हीं डॉक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है जो कि सिर्फ आपको जीवन देते हैं, जो कि एमडीज रहते हैं। मैं किसी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दे माइट बी मोर इम्पॉर्टेंट देन अस। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ, वो हमें भी कई बार उन्होंने बहुत ठीक किया है, हम भी सब डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन आप लोग उन डॉक्टर्स से हमें कम क्यों आंकते हैं, जब हम भी सभी तरह के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, हम उन पेशेंट्स की जिंदगी में एक रंग भर सकते हैं। अरे आप इमेजिन करिए, आपका हाथ है, आज मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा और अचानक से मेरा हाथ ऐसे हो गया, हिला ही नहीं पा रही हूँ मैं, मेरा हाथ पैरालाइज्ड हो गया। आप इमेजिन करिए आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक दिन अचानक से आपका हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपको, अगर ब्रेन में हैमरेज होता है या स्ट्रोक आता है, तो डॉक्टर आपकी लाइफ बचा लेते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आपको उंगली पकड़ के चलना कौन सिखाता है? एक फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिर भी आप उसे कम वैल्यू क्यों देते हैं? स्पेशली मेरा सवाल ये पेशेंट से भी है, या कम क्यों आंकते हैं? चाहे वो फीस के दर्जे पे हो, चाहे वो रिस्पेक्ट के दर्जे पे हो, चाहे वो बाद में रिकॉग्निशन, वर्क रिकॉग्निशन के दर्जे में हो, हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट को कम आंका जाता है। आप सोचिए, आप पैरालिसिस से बाहर आ गए, लकवे से बाहर आ गए, आप जिंदा बच गए, लेकिन आप बेड पे पड़े हुए हो, सोए हुए हो, पूरी जिंदगी किसी पे निर्भर हो, अपनी नित्य क्रिया के लिए भी। आपको अगर बाथरूम भी जाना है तो आपको किसी की जरूरत पड़ती है,
किसी भी काम के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, खाना आप खुद नहीं खा सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते, बेड पे बेजान लाश की तरह पड़े हुए हो, लकवा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक फिजियो ही रहता है जो आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ा के, जो बेजान नसें हो गई हैं उनमें जान फूंक के आपको चलना सिखाता है। फिर भी आप उस फिजियो को उतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हो? क्यों आप ये सोचते हो कि जान बच गई, लेकिन हाँ, इतनी फीस क्यों लग रही है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, 6 महीने क्यों लगेंगे? अरे किसी चीज से पूरी जान निकल गई है, आपकी बॉडी की नर्व्स पूरी डैमेज हो गई हैं, तो हमें उसको ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। आपको ये पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आज मेरे एक फिजियो फ्रेंड है, उनका मैसेज आया कि आप मैडम सबको ये बताइए कि फिजियोथेरेपी कोई लेबर प्रोफेशन नहीं है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे मैसेज भेजा उन्होंने। अनिल जी, आप सुन रहे होंगे अगर, तो उन्होंने बोला पेशेंट्स क्या करते हैं जब होम विजिट पे जो फिजियोस जाते हैं, तो पेशेंट्स बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, समबडी वांट्स टू ज्वाइन, एक्सेप्ट। So yes, so yes, so it is not a labor work. देखिए, ये जो भी मैं बातें बोल रही हूँ सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, इट इज अबाउट माई प्रोफेशन। मुझे सब सोलापुर में बोलते कि मैडम आप तो ब्रांड हो, आप सोलापुर के ब्रांड पर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, मुझे इंडिविजुअल आगे नहीं बढ़ना है। मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन हमेशा, हेलो गजानन जी, हमेशा मैंने अपने प्रोफेशन के लिए काम करने का पहले सोचा है, और अपने खुद के लिए काम करने का हमेशा मैं सेकंड प्रायोरिटी देती हूँ। तो ये मैं बता रही हूँ कि जब आप लोगों के पास फिजियोथेरेपिस्ट होम विजिट के लिए आते हैं, तो जब आप 3-4 लाख का नी रिप्लेसमेंट करा लेते हो, 4-4 लाख एक एक घुटना बदलने में टोटल 7-8 लाख रुपए खर्च आता है, कहीं पे 3 लाख आता है, कहीं पे 4 लाख आता है, कहीं पे 5 लाख खर्च आता है। लेकिन जब एक फिजियो घर पे आता है आपके पास अलग से 1 घंटा टाइम निकाल के, तब आप उससे फीस के लिए क्यों बार्गेन करते हो कि नहीं रोज का 500 रुपए भी मत लो? अरे आप एक मसाज वाले को रिलैक्सेशन के लिए 500-1000 रुपए दे देते हो, पार्लर में अगर जाते हो तो 2-3 हजार रुपए सलून में खर्चा करके आ जाते हो। लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट जो बेचारा आपके घर तक चल के आ रहा है, आपको चलना सिखाएगा, 8 लाख की सर्जरी आपकी सक्सेस कराएगा, नहीं तो आपकी 8 लाख की सर्जरी भी वैसे ही रह जाएगी और आप भी बेड पे रह जाओगे। फिर भी आप उसे 500-600 डेली का पे नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है। 8 लाख आपने सर्जन को पे कर दिया। किसी भी सर्जरी की सक्सेस फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करती है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी पे। तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपसे घर पे आके फिजियोथेरेपी करा रहा, आपको चलना सिखा रहा, आपकी सर्जरी को सक्सेसफुल बना रहा है, आपके 8 लाख सक्सेस हो जाए वो कर रहा है, आपकी लाइफ बचा रहा है, फिर भी आप उसको 500-600 रुपए देने में कैसे बार्गेन कर सकते हैं? इट्स अनबिलीवेबल। और आज भी लोगों के साथ ये होता है, मेरे साथ खुद हुआ है। इसीलिए अब मैं होम विजिट जाना ही मैंने स्टॉप कर दिया। हम फिजियो होम विजिट सिर्फ पेशेंट के लिए जाते हैं, ना कि हमारे लिए। हमारी क्लिनिक में भी उतने पेशेंट्स आते हैं कि हम आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं, लेकिन हम फिजियोज होम विजिट्स सिर्फ पेशेंट की सर्विस के लिए जाते हैं कि बेचारा लकवे का पेशेंट है, ये पोस्ट सर्जरी का पेशेंट है, हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, इसकी हड्डी टूटी हुई है, चल नहीं सकता, क्लिनिक नहीं आ सकता, तो हम इसके घर जाएं। लेकिन हमारा नाजायज फायदा उठाया जाता है, हमसे बार्गेनिंग की जाती है कि नहीं इतनी फीस नहीं, उतनी। आप सर्जरी में बार्गेनिंग क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको सर्जरी करते वक्त ये भी नहीं बताया जाता है कि आपको इसके बाद फिजियो इतनी लगेगी, तब तो आपको ऐसे ही बोल दिया जाता है कि ऑपरेशन करा लो आप ठीक हो जाओगे। बाद में तो आप डॉक्टर से ये भी सवाल नहीं कर सकते हो कि इसी पैकेज में हमको फिजियो भी दे दो डॉक्टर साहब। लेकिन फिजियो से बार्गेन करने में आप लोगों को बड़ा मजा आता है। आई डोंट नो व्हाई। जब हम इतने क्वालिफाइड हैं, इतने एजुकेटेड हैं, हम खुद इंडिविजुअली हर एक पेशेंट का असेसमेंट कर सकते हैं। हमारे पास कोई पेशेंट भेज दो आप, इंजरी का हम बता सकते हैं कि इसकी ये मसल टीयर हुई है। हमारे क्लिनिकल टेस्ट इतने एक्यूरेट और इतने अच्छे रहते हैं। जिस फिजियो ने ढंग से पढ़ाई की है वो डेफिनेटली आपके सिर्फ इंजरी किस तरीके से हुई, कौन से मूवमेंट में पेन है, कैसे पेन है, ऐसे क्लिनिकल टेस्टिंग करने से ही
आपका 99% डायग्नोसिस प्रॉब्लम है, किस जॉइंट में प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आपके आधे से ज्यादा पैसे एक फिजियो ही बचाता है। आपको एमआरआई की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती अनलेस एंड अनटिल कोई पैथोलॉजी ना हो। आपको बड़े बड़े स्कैन्स और एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बहुत सारे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ती हैं जिससे आपको साइड इफेक्ट हो, और उसके बाद भी आप फिजियो से ही बार्गेन करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और अगर कोई फिजियो अपने टैलेंट के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा मतलब अपना जितना वर्क करता है वो उस हिसाब से फीस मांगता है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये तो बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली मीन्स क्या? ये कोई शॉपिंग है? आप कपड़े खरीद रहे हो, कॉस्टली है? आप कभी एमडी एमबीबीएस डॉक्टर को बोलते हो कि कॉस्टली है? जब आप वहां एडमिट होते हो तो आपको ये भी नहीं पता रहता है कि आपका बिल आगे जाके कितना आने वाला है। आप वहां जाके एडमिट हो जाते हो, आपको टेंटेटिव बिल भी नहीं पता रहता है कि भाई इतना ही बिल आएगा। आपको सिर्फ बेड चार्जेस पता रहते हैं। हमारे यहाँ तो फिक्स चार्जेस रहते हैं कि इस ट्रीटमेंट का इतना ही चार्ज है। हम उसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। हम कुछ भी नहीं करते कि उसमें आपके ऐड करते जाएं। यस, वेरी राइट रोशन जी। किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए भी दे देते हैं, लेकिन फिजियो को अरे मेरे पास करोड़पति लोग आते हैं लेकिन वो भी मुझसे बार्गेन करने लगते हैं कि नहीं मैडम इतना नहीं उतना नहीं। ये तो हुई फीस की बात। सेकेंड टाइम की बात, जैसे कि अनिल जी ने बोला था कि लेबर वर्क नहीं है, तो जब होम विजिट पे फिजियो जाते हैं तो पूछा जाता है कितने घंटे एक्सरसाइज लोगे। कितने घंटे मीन्स व्हाट? इट इज अ साइंटिफिक फील्ड। हम साइंस पे वर्क करते हैं, घंटे पे वर्क नहीं करते। हम मजदूर नहीं है, मजूरी नहीं कर रहे हैं कि 2 घंटे का इतना रुपया, 4 घंटे का इतना रुपया। ऐसा नहीं होता है। आपको हो सकता है कि आपकी कंडीशन को सिर्फ 10 मिनट के ट्रीटमेंट की जरूरत है। परसों ही मैंने एक पेशेंट ठीक की जो कि बूढ़ी दादी थी। वो पूरी बेंड होके चल रही थी, उनकी एक मसल टाइट हो गई थी, एक वीक हो गई थी। मैंने उनको 10 मिनट्स में सीधा कर दिया। मैं ये नहीं बोल रही कि उनका पेन 100% कम हो गया, पर उनकी टेम्परेरी प्रॉब्लम को तो मैंने ठीक रिवर्स कर दिया, और हम उस पर और काम करेंगे तो वो 8-10 दिन में ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने घंटे फिजियोथेरेपी दे रहे हो, आप क्वालिटी फिजियोथेरेपी दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, आप बाकी डॉक्टर से गारंटी वारंटी क्यों नहीं मांगते हैं? सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट से ही गारंटी वारंटी क्यों मांगी जाती है? आपको सर्जन इतनी बड़ी लाखों की सर्जरी करते हैं, कोई भी सर्जरी हो, उसके बाद भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। हार्ट की बड़ी बड़ी सर्जरी होती, कभी पेशेंट की डेथ हो जाती है, कभी पेशेंट बच जाता है। डेफिनेटली ऐसा होगा ही, कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हम भी भगवान नहीं, हमें भी बख्श दो। क्योंकि पेशेंट हमारे पास आते हैं, गारंटी दो। आपने तो गारंटी दी थी, मैं तो गारंटी वर्ड नहीं यूज करती। जो भी बोलता है आपको आप गारंटी दो, मैं बोलती हूँ रोड पे बैठे हैं जो तेल बेचते रहते हैं, यहाँ का तेल है वहां का तेल है, गारंटी से ठीक हो जाएगा, आप उनसे जाके इलाज करा लो, मुझसे मत कराओ। सो देर इज नो गारंटी एंड वारंटी। गॉड हैज नॉट गिवन गारंटी एंड वारंटी ऑफ अस। आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगी। जब हमारे जीवन की गारंटी नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि गारंटी दो? मैंने आज आपका पैर ठीक कर दिया, कल मोच आ गई थी, तो आप अगर कल फिर से गिर जाओगे तो फिर से इंजरी हो सकती है। तो मैं कैसे गारंटी दे दूं? मेरे पास पेशेंट आते कि 2 साल पहले मैंने आपके पास ट्रीटमेंट लिया था, आज मुझे वापस दर्द हो गया। अरे भाई, ना आपने फॉलो अप लिया, आप 2 साल में कभी मेरे पास आए भी नहीं, दोबारा आपने फॉलोअप के लिए नहीं आए। आपको जब डायबिटीज, बीपी, तरह तरह की थायराइड ऐसी बीमारियां डिटेक्ट होती हैं, आपको फाइल दी जाती है, इतनी सारी रिपोर्ट्स दी जाती हैं, आपको जाना पड़ता है हर 15 दिन में फॉलोअप के लिए। 15 दिन बाद आ जाना, अ, फिर से आपकी गोली चेक करेंगे, शुगर कम नहीं होती है, फिर से बढ़ जाती है, जो भी है XYZ। तो डॉक्टर उसमें गलत नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता की बात कर रही हूँ। तो हमारे पास आप फॉलोअप के लिए क्यों नहीं आते हैं? क्या पहले ही दिन आप बुखार आया तो डेंगू डायग्नोस कर दिया जाएगा?
पहले इनिशियल ट्रीटमेंट देके देखा जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा तो सेकेंड स्टेप होता है, अगर हमें किसी टेस्ट या कुछ एडिशनल ऐड करने की जरूरत होती है तब हमें समझ में आता है। तो आप हमारे पास फॉलो अप के लिए क्यों नहीं आते हैं? बार बार मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि 15 दिन बाद आइए, महीने बाद आइए, मैंने आपकी सेटिंग की है, लेकिन हमें वापस से एक बार देखना पड़ेगा कि वो मेंटेन है कि नहीं। आप 15 दिन ये एक्सरसाइज करिए, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ी या नहीं, नहीं, लेकिन हमारे पास एक बार ट्रीटमेंट लेके जाएंगे, दोबारा फेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन लाइफ में 10 साल बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम होने दो, नहीं अभी मुझे फिर से दुख रहा है। अरे आप रॉन्ग पोस्चर में बैठे, आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, आपने मुझे अपना फेस भी नहीं दिखाया। 10 साल में मैं क्या 24 घंटे आपके साथ रहती थी? या कोई भी फिजियो क्या आपके साथ 24 घंटे रहता है जो आपको मॉनिटर कर रहा है कि आपने सब कुछ फॉलो किया या नहीं? गोली दवाइयां लेके भी आप ठीक नहीं होते हो, ऑपरेशंस करा के भी आप ठीक नहीं होते हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी फिजिकल हाथों की मेहनत से, माइंड की टेक्निक से, अलग अलग टेक्निकों से हम आपको ठीक करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें खोज के आज तो फिजियो लाए हैं जो मैजिकली वर्क कर रही हैं। मैं उसके लिए अपने मेंटोर्स वर्धमान जैन सर, नरकीश सर, मनीष सर और इन सबका इतना थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इतनी मैजिकल टेक्निक सिखा दी है, जिसमें 1-2 सेशन में भी पेशेंट काफी ठीक हो जाता है, मसल की स्ट्रेंथ आने लगती है। लेकिन आप हमें वक्त तो दो वो काम करने का। आप ट्रीटमेंट चालू करते नहीं है, आपको पहले ही गारंटी वारंटी चाहिए रहती है, बिल में बार्गेनिंग करनी पड़ती है। अभी मुझे मेरे फ्रेंड ने एक और बात बोली थी, यस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी रिफर्ड प्रैक्टिस नहीं है। मैं हाथ जोड़ के अपने सभी जो डॉक्टर हैं उनको सबको बोलना चाहूंगी कि कृपया करके पेशेंट के दिमाग में गैर समझ मत करिए। जो इतने सालों से आप करते आ रहे हैं, अभी तो 21st सेंचुरी आ गई है, फिर भी हमें प्रिस्क्रिप्शन आता है IFT अल्ट्रासाउंड 5 दिन के लिए। ऐसे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। पेशेंट को 20 साल से दर्द है, पूरी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, संधिवात हो गया है, सब डैमेज हो गया है, मैं 5 दिन में कैसे ठीक करूं? मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं क्या तोड़ दूं उसके हाथ पैर? इट्स नॉट पॉसिबल। तो कृपया करके हमें प्रिस्क्राइब करके ट्रीटमेंट देना बंद करें। क्या हम किसी डॉक्टर को लिख के भेजते हैं कि ये गोली दे दो, ये वाली हड्डी टूट गई है, ये वाला प्लेट लगा के ये सर्जरी कर दीजिएगा? क्या हम किसी डॉक्टर को ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो हमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये मशीन लगा देना, ये मशीन 5 दिन, मतलब पेशेंट के दिमाग में आपने पहले से ही डाल दिया कि 5 दिन ही मशीन लेना है और ये डॉक्टर तुमको 5 दिन में ठीक करना ही चाहिए। आप उसकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाए तो आपने अपनी प्रॉब्लम हमारे मत्थे मर दी, और आप हमको गाइड भी आप हमको बॉसिंग भी कर रहे हो कि 5 days वाई सो। आपको रिफर करना है तो ढंग से पेशेंट रिफर करिए। आई एम रिफरिंग दिस पेशेंट टू यू, नाउ यू लुक आफ्टर दिस पेशेंट की इसको क्या नीड है। हम आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे और आपको बताएंगे और आपके पास वापस पेशेंट को भेजेंगे कि अभी मैंने मेरी तरफ से ये काम कर दिया है, आपको जरूरत लगता है तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप पेन किलर लेने की कोई लिमिट होती है। पेन किलर सालों साल देते रहते हैं, चेंज कर करके स्टेरॉइड लेते रहते हैं, पेशेंट स्टेरॉइड से पूरी हड्डियों को डैमेज करके आ जाते हैं। स्टेरॉइड के इंजेक्शन जॉइंट में लगाए जाते हैं, उसके बाद हमारे पास पूरा डैमेज होने के बाद पेशेंट आता है। मेरे पास तो जो भी पेशेंट आता है कभी फर्स्ट हैंड नहीं आया। कोई भी पेशेंट 4 साल से दुखता है, 5 साल से दुखता है, 10 साल से दुखता है, 20 साल से दर्द है, चल ही नहीं सकता, 2 मिनट भी नहीं चल सकता, 2 मिनट भी बैलेंस नहीं होता, खड़ा नहीं हो सकता, वो पेशेंट आते हैं और वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 दिन में मुझे ठीक कर दो। 15 दिन, 1 महीना आना पड़ेगा, 15 दिन आना पड़ेगा? अरे भाई कैसे नहीं आना पड़ेगा? आप अपनी बॉडी को पूरा डैमेज करने के बाद अगर हमारे पास आएंगे तो हमें भी थोड़ा वक्त तो लगेगा आपको ठीक करने के लिए, तो हमें वो वक्त दीजिए। yes. हमारे और इन डॉक्टर्स के बीच में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? मैंने देखा है कि जब भी हम लोग कुछ भी मतलब पोस्ट डालते हैं या कुछ भी करते हैं तो इवन हमारे पेशेंट्स उस पोस्ट में कभी नहीं आते हैं कि यस मैडम आपने मुझे ठीक किया था। मुझे पता रहता है कि ये हमारे पेशेंट है। नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरीवन, एवरी फिजियो।
लेकिन जब भी कोई बड़ा सा डॉक्टर, मतलब जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हो सकता है हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं, तो उधर पे हर कोई ऐसे जाता है, उनको अप्रिशिएट, अरे हमें भी कभी मोटिवेशन लगता है, हमने भी आपको ठीक किया है, तो कुछ मत करिए हमारे लिए, लेकिन हमें भी मोटिवेट करिए ताकि हम और पेशेंट्स को ठीक कर सके। वो मोटिवेशन तो हर एक घर में खाना बनाती है जो लेडी, एक सर्वेंट भी होती है, उसी भी मोटिवेशन लगता है कि सब्जी तुमने अच्छी बनाई है। तो अगर पेशेंट हमसे ठीक हो जाता है और वो हमें मोटिवेशन के 2 शब्द भी बोल दे कि मैडम आपने मुझे ठीक किया, या सर जो भी है आपने मुझे ठीक किया, इस प्रॉब्लम में से निकाला, तो हमें भी आगे अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ना कि ये बोल के जाते हैं कि नहीं सिर्फ मेरा 50% ठीक हुआ, अब पूरा ठीक नहीं हुआ। अरे आपने पूरा ट्रीटमेंट लिया? पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और फिर बोलते हैं कि आपने इतना ही ठीक किया। नेक्स्ट, बैड पब्लिसिटी। अभी सोशल मीडिया से तो बहुत ज्यादा लोगों को जितना फायदा है उतना नुकसान है। परसों का मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी उन मैडम का। वो अपने फादर को एक मैडम ट्रीटमेंट के लिए लाए थे, वो खुद एक डाइटिशियन है। तो उनको मैंने बोला था, मैडम मैं 10 दिन ट्रीटमेंट करके देखूंगी, अगर रिकवर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि आगे कोई इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे या नहीं। उनको 1 साल से पैर में दर्द था, वो चल नहीं पाते थे ढंग से, चलते वक्त उनको काफी दर्द होता था। 10 दिन का ट्रीटमेंट दिया। पेशेंट ने हमें बोला कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इस बात को 6 से 8 महीने हो गए। परसों अचानक से वो मैडम मुझे मैसेज करते हैं, इस बात को 6 महीने अराउंड हो गए। अब वो मुझे मैसेज करते हैं, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने ठीक नहीं किया, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे? आपके फादर ने तो शायद मेरे पास काफी टाइम पहले, 6-8 महीने पहले ट्रीटमेंट लिया, आप कभी फॉलोअप के लिए भी नहीं आए और फिर दिखाया नहीं। और जब वो यहाँ से गए थे तो उन्होंने बोला था कि मेरा पेन काफी कम है, फिर भी मैंने उनको बोला था कि और 5 to 7 डेज करिए ट्रीटमेंट, अभी मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से मसल की स्ट्रेंथ नहीं आई है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं आ नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो एक्सरसाइज बोले वो घर पे करिए, आगे आके मुझे एक बार दिखाइएगा। वो नहीं आए, नहीं आए। और अब ये पेशेंट मुझ पे बरसने लगी, इनकी जो भी डॉक्टर हैं, कि आपने क्या कर दिया, आज मेरे इतने पैसे वेस्ट हो गए, जैसे कि करोड़ों रुपए हो। 5 से 7 हजार के लिए उन्होंने मुझे इतने ऐसे मैसेजेस कर दिए डायरेक्ट। क्या ये मैसेज कोई सर्जरी फेल होने के बाद डॉक्टर को कर सकता है? क्या किसी की डेयरिंग भी होती है? सर्जरी फेल, इवन डेथ, अरे सर्जरी फेल होना तो फिर भी छोटी बात है, डेथ्स होती हैं और ये नेचुरल है, होंगी, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वन डे वी आर गोइंग टू गो बाय सम और द अदर रीजन। तब क्या कोई डॉक्टर्स को कुछ बोलते हैं? ऐसे मैसेजेस उनको आते हैं? तो ये इतना ज्यादा हैरेसमेंट हमारे साथ क्यों होता है? क्या हम भगवान हैं? क्या हम कोई जादू जादू टोना करते हैं कि इमीडिएट पेशेंट को ठीक कर देंगे? हम भी साइंस पे वर्क करते हैं और हमें भी किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए वक्त चाहिए रहता है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि हम हर पेशेंट को ठीक कर पाए। बिल्कुल सही, किसी भी डॉक्टर के रिजल्ट 100% नहीं होते हैं, किसी भी डॉक्टर के रिजल्ट 100% नहीं होते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना ही होशियार डॉक्टर क्यों ना हो, वो कितना भी क्लेम कर ले, मेरे भी रिजल्ट 100% नहीं है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ आज ये बात सोशल मीडिया पे, किसी भी डॉक्टर के रिजल्ट 100% नहीं होते हैं, मेरे भी नहीं है। तो कृपया मुझे भगवान बना के ये उम्मीद ना की जाए कि मैं हर एक पेशेंट ठीक कर लूंगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी, टाइम लगता है, लेकिन आपको भी मुझे उतना टाइम देना पड़ेगा, उतना पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। आप वो पेशेंस रख सकते हैं तभी मुझसे वो उम्मीद की जाए। अदरवाइज आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि मैं इतने ही दिन ट्रीटमेंट लूंगा, मैं यही ट्रीटमेंट लूंगा, मुझे ये ट्रीटमेंट लिख के दिया गया मैं यही लूंगा, मुझे इतनी ही फीस भरनी है और मुझे ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल जाए और मैं पूरा ठीक हो जाऊं और गारंटी मिले, नॉट पॉसिबल। वी आर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट। हम सभी टैक्स भरते हैं, जितने भी रहते हैं प्रोफेशनल टैक्स भरने लगते हैं, स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है। मैं कोई गवर्नमेंट में सर्विस नहीं कर रही हूँ कि मुझे ऑटोमेटिक पैसे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरी कुछ ना कुछ फीस तो रहेगी। हर साल हम जो अभी जितने भी टैलेंटेड फिजियो हमें अपडेट रहना पड़ता है। हर साल मैं मेरी एजुकेशन में सिर्फ 4 to 5 लाख रुपीज लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे और जुनून रहता है, ये पेशेंट क्यों नहीं ठीक हुआ, ये पेशेंट क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तो मुझे और कुछ नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। तो हर साल हम कुछ ना कुछ नए अपग्रेडेशन कोर्सेज भी करते रहते हैं। हम
वो सब हम पेशेंट्स के लिए ही करते हैं कि पेशेंट को और अच्छी तरह से ठीक कर सकें। तो पेशेंट्स जब तक हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम उन्हें पूरी तरह से अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आप दूसरे डॉक्टर्स के पास फॉलोअप के लिए जाते कि डॉक्टर साहब इस गोली से कम नहीं हुआ, कुछ और गोली है क्या, प्लीज हमारे पास भी आ जाइए कि डॉक्टर साहब इस इलाज से कम नहीं हुआ, इस इलाज अभी कोई और टेक्निक है क्या, कोई और इलाज है क्या, फिर से एक बार मुझे देख लीजिए, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, और आ जाइए हमारे पास। इस तरह से आप फॉलो अप बंद करके, ट्रीटमेंट बंद करके, बैड पब्लिसिटी, बैड मार्केटिंग मत करिए, हमारे लिए अननेसेसरी दिक्कतें मत क्रिएट करिए। वी आर नॉट गॉड। नेक्स्ट अभी जो ट्रेंड चालू हो गया है वो है रिव्यूज, गूगल रिव्यूज। अच्छे रिव्यूज तो आते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन हम आज बुरे रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। तो जो, अरे भाई मैंने अभी अभी बोला कि हम गारंटी वारंटी नहीं दे सकते, हो सकता है कोई पेशेंट हमसे गलती से ना ठीक हो, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। तो वो डायरेक्ट आजकल डाल देते कि नहीं नहीं यहाँ तो बहुत कॉस्टली था, ये था वो था, मेरा तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है आपका नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन हजारों लोगों का ठीक हुआ उनका क्या। हमारा एटलीस्ट सक्सेस रेशियो 80 मतलब 90% अबव है, एंड दैट इज गुड फॉर एनी फिजियो, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि वो 99% 100% आए, इसीलिए तो हम इतना अपग्रेड करते रहते हैं और नई नई चीजें सीखते रहते हैं। कोई और फिजियोस जो देख रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐड कराना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करते रहिए, ताकि मैं उस पर बोलती रहूं। अभी मैंने काफी कुछ बोला है, काफी कुछ चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हाँ, एक अनिल जी ने एक और अच्छी बात बोली थी, अनिल पटेल, आई थिंक यू आर वॉचिंग, कि हमारे फिजियोज ही हमारी फिजियोथेरेपी को सबसे ज्यादा खराब कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड पॉइंट एंड एक्सेलेंट पॉइंट। बहुत सारे फिजियोज, यस, आई एम टेलिंग यू ऑल पीपल जो भी देख रहे हैं, मैं सोलापुर में 10 सालों से मेरा क्लिनिक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे क्वैक्स घूम रहे हैं मार्केट में जो होम विजिट लेते हैं, और पेशेंट्स उनको बुलाते 100 रुपए में फिजियोथेरेपी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और वो ट्रेन किए गए होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ही। तो आप लोग कैसे अलाउ करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट ही अपने असिस्टेंट को घर पे विजिट लेने के लिए भेजते हैं। मेरे पास से कोई असिस्टेंट कोई विजिट लेने नहीं जाता है। मैं बॉन्ड पेपर लेती हूँ कि अगर आप विजिट लेते हुए पकड़े गए तो आई विल फाइल अ केस ऑन यू। सो इन जो 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 लोग इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड रिच एजुकेटेड लोग 100 रुपए के मसाज वाले को घर पे बुलाते हैं और बोलते हैं फिजियोथेरेपी चालू है, पैरालिसिस का पेशेंट पूरा डैमेज हो जाता है, अकड़ जाता है, फिर वो हमारे पास आता है। पहले तो आप 100 रुपए वाले से मसाज करवाते हो, डैमेज करवाते हो, और वो फिजियोथेरेपी के नाम पे आपको कुछ आड़ी टेढ़ी मसाज देता है। तो ये तैयार किए गए रहते हैं कई सारे फिजियोज के द्वारा ही, जो कि उनको होम विजिट्स के लिए भेजते हैं, और कई लोग खुद भी जाते हैं, नो डाउट। और कई सारे हॉस्पिटल्स ने ऐसे असिस्टेंट रखे हुए हैं, डिपार्टमेंट चालू कर दिया है, और वहां पे लड़के लड़कियां मशीन लगाते रहते हैं। और आजकल मशीन ऑनलाइन इतनी सस्ती मिल रही है कि वो मशीन खरीद लेते हैं और घर घर जाके मशीन लगाते हैं। तो ऐसे क्वैक से सावधान रहें। अगर आपको डैमेज हो जाएगा तो वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये आप लोगों को बात याद रखनी चाहिए कि फिजियोथेरेपिस्ट को आप घर पे भी बुलाए तो हमेशा इंक्वायरी कर ले कि भाई ये फिजियोथेरेपिस्ट ही है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वैक्स मार्केट में घूम रहे हैं। नेक्स्ट, डीपीटी। अभी तक हमारे फिजियो, इतने सारे बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, बड़े बड़े फिजियोज हैं, मैंने तो बहुत सारे फिजियोज से बात करने की कोशिश की कि चलो हम लोग कुछ करते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। कोई बात नहीं, मुझे मेरे प्रोफेशन के लिए जितना अकेले करना है वो मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अकेले मुझसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो डीपीटी के कोर्सेस अभी तक चल रहे हैं, मैं आपको नाम लेके नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे पास एक पर्सन आए, उनका ऑनलाइन डीपीटी चालू है। ऑनलाइन डीपीटी, कैन यू इमेजिन? कोई कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ऑनलाइन डीपीटी कोर्स, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री मिलेगी। तो क्या होगा हम फिजियोस का, कहाँ जाएगा हमारा फील्ड? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक सीखी हमने कि एक सेशन में पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, और आज भी हम डीपीटी की डिग्री बंद नहीं कर पाए हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, और वो भी अब तो ऑनलाइन चालू हो गया 21st सेंचुरी में। क्या बात है! और वो भी ऐसा कि कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आप फीस दे दो, कहीं भी जाके सीख लो, हम आपको 2 साल बाद डिग्री दे देंगे। व्हाट अ वंडर, व्हाट अ वंडर फिजियोज आर डूइंग इन 21st सेंचुरी। तो हम लोग आज अगर इस चीज को नहीं रोक पा रहे हैं
तो समवेयर वी आर लैगिंग। कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी बहुत बहुत ही पुअर है। ये हमारे फिजियो के लिए है, हमारी यूनिटी पुअर है। अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अभी बहुत वक्त हो गया, 21st सेंचुरी आ गई, हमें एकजुट होके कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन के लिए करना होगा। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 10वीं 12वीं के लिए फिजियोथेरेपी असिस्टेंट का कोर्स हो रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स हो रहा है 2 साल का ऑनलाइन। तो इमेजिन करिए, हम लोग जो इतना पैसे लगा के इतना पढ़ रहे, इतना मेहनत कर रहे, रियल फिजियोथेरेपी दे रहे, कल जाके ये सब लोग कैसे पेशेंट्स को डैमेज करेंगे और कैसे हमारा प्रोफेशन खराब होगा। आज सबको क्या लग रहा है, आज मेरा क्लिनिक चल रहा है, ठीक है, शुड यूनाइट एंड फाइट फॉर दिस। और सभी लोग कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में बोलना चालू करिए, वीडियो बनाना चालू करिए जिस तरीके से आपको आता है। मैंने कोई ये प्रिपरेशन नहीं की थी, मेरे माइंड में जो आया बोल दिया। कई सारी चीजें मिस हुई होंगी, कई सारी चीजें मैंने अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस की कि क्या पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए, कुछ कर पाई कुछ नहीं कर पाई, मुझे नहीं पता। मेरे जो दिल दिमाग में था मैंने बोला। लोगों तक अगर 10 लोगों तक भी मेरा मैसेज पहुंच गया, 10 लोगों तक भी मेरा मैसेज सही तरीके से पहुंच गया, तो आज ये मेरा लाइव सक्सेस हो गया। मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ कि ये लाइव शेयर करो, मेरा वीडियो शेयर करो। मैं अपना काम करती रहती हूँ। मुझे मेरे प्रोफेशन को शुरू से ही बहुत आगे लेके जाना था, इसीलिए मैंने इतना कुछ किया है आज तक, और आगे भी मैं करती रहूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सभी फिजियोज को एकजुट होने की जरूरत है। लोगों ने, सरकार ने बहुत बुरा हाल कर रखा है हमारा, बहुत बुरे बुरे कोर्सेस निकाल दिए हैं जो नहीं होने चाहिए। हमें ये कोर्सेस स्टॉप करने चाहिए। हमें ये असिस्टेंट फिजियो को विजिट पे भेजना स्टॉप करना चाहिए। आप याद रखिए, आप खुद के लिए खड्डा खोद रहे हैं। मुझे नहीं लगता क्या मैं 1 लाख 2 लाख घर बैठ के कमा सकती हूँ अगर मैं 2 असिस्टेंट रख दूं और रोज विजिट पे भेजूं, उनको 10-10 हजार सैलरी दे दूं। लेकिन मुझे मेरे प्रोफेशन में उस 2 लाख के लिए गंदगी नहीं फैलानी। मैं ये नहीं कर सकती, मेरे एथिक्स मुझे ये अलाउ नहीं करते हैं। बाकी जिसके भी एथिक्स अलाउ करते हैं, आई डोंट नो किसकी कंसाइंस ये अलाउ करती है। अगर आपको मैं कोई विजिट नहीं ले पाती तो मैं अपने फ्रेंड्स फिजियोज जिनको भी पहचानती हूँ जो विजिट लेते हैं उनको बोल देती हूँ कि आप विजिट पे चले जाइए। मुझे पेशेंट बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, असिस्टेंट को भेज दीजिए, असिस्टेंट को भेज दीजिए मैडम, हम फीस दे देंगे। नहीं, मैं नहीं भेज सकती, मुझे माफ करिए। मैं सीधा एक ही बात बोलती हूँ कि मैं नहीं भेज सकती, क्योंकि हमने जो सीखा है वो हमारे असिस्टेंट नहीं कर सकते, और मैं पेशेंट के साथ बेईमानी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे एथिक्स हैं। तो हम लोगों को यूनाइट होके सभी फिजियो को हमारे फिजियोथेरेपी में हम क्या क्या मैजिक कर सकते हैं वो दिखाना होगा। परसों की मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती हूँ। लोग हमेशा अपने बारे में बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते रहते हैं, लोगों की आदत रहती है। मैं भी बोलती हूँ, मैं अपने बारे में तो पॉजिटिव ही बोलूंगी, लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए कि लोगों की मानसिकता कितनी गंदी और गिर चुकी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है नेगेटिव कमेंट से, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरी वो स्टेज नहीं है, शायद शुरू में पड़ता था डेफिनेटली, बट अभी मुझे नेगेटिव कमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो, तरक्की करते हो, गुरु मूवी का डायलॉग मेरा फेवरेट है कि जब आप आगे बढ़ने लगते हो, जब जब लोग आपके बारे में बोलना चालू हो जाए तो समझ लो आपने तरक्की कर ली है। और वो तरक्की तो मैंने कर ही ली है। सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज पीपल, बट लोगों की मानसिकता और फिजियो के लिए गलतफहमी कितनी ज्यादा है वो मैं आपको बताती हूँ। परसों मैंने एक पेशेंट को इंस्टेंट 1 सेशन में ठीक किया। वो वीडियो जरूर डालूंगी मैं फेसबुक पे, मुझे टाइम नहीं मिला है फिलहाल, मेरे पास कैंप चालू है। तो उसमें कई लोगों ने हमारे इधर लोकल न्यूज चैनल में वो वीडियो डाला गया, तो उन्होंने कमेंट किया कि ये एडिटिंग करके डाल दिया है, ये हुआ नहीं होगा, गलती उनकी नहीं है। उन्होंने जो कमेंट डाला वो बिल्कुल सही है उनकी जगह पे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि फिजियो क्या कर सकते हैं। तो शो योर मैजिक फिजियोस, जो जो मैजिक आप करते हो ना सब दिखाओ, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। पूरे इंडिया से यूनाइट होके हम ऐसी टीम बनाएंगे, हम ऐसे ऐसे मैजिक बनाएंगे, दिखाएंगे लोगों को कि हमें उनको कमेंट में जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे क्या हजारों ऐसे मैजिक के वीडियोस भरे हुए होंगे कि वो किसी एक फिजियो को क्या ट्रॉल कर पाएंगे, हजारों फिजियोस को ट्रॉल करने उनको आना पड़ेगा। सो फिजियो, शो योर मैजिक, अपना जो काम है उसको दिखाओ। अब जरूरत है लोगों को दिखाने की, बताने की कि व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी आर
एक्चुअली एंड हाउ साइंटिफिक ट्रीटमेंट वी गिव। हमें जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है उसको प्रेजेंट करो, दिखाओ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो एंड शो दैट व्हाट वी कैन डू इन अ साइंटिफिक वे। और तभी लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम अपने जोन में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं एक अपना काम शो करके पूरे इंडिया में अवेयरनेस नहीं फैला सकती हूँ। इतने सारे फिजियोज है, आप टेक्निक्स दिखाते हो दिखाओ, आप पेशेंट की परमिशन लेके वीडियोस डालो, रिव्यूज डालो, आपके ट्रीटमेंट से कैसे पेशेंट ठीक हुआ जरूर डालिए और लोगों को दिखाइए कि एक फिजियो क्या क्या मैजिक कर सकता है। तो जिस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम होता है, उसी तरह से प्रोफेशनल डिस्क्रिमिनेशन के हम लोग बहुत ज्यादा शिकार हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। पेशेंट्स जो भी लोग देख रहे हैं उनसे विनंती है कि जैसे कि आप सभी डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही वैल्यू योर फिजियो, बिकॉज अ फिजियो एड्स इयर्स टू योर लाइफ। ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन सोच के देखिएगा कि इसकी मीनिंग कितनी बड़ी है। आप जिंदा तो हो, लेकिन आपको जिंदगी एक फिजियो देता है। जब उस पेशेंट से पूछिए जो बेड पे पड़ा हुआ है, अपना हाथ नहीं हिला सकता, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, उस पेशेंट से पूछिए जिसका कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज है, वो सिर्फ ऐसे ऊपर देखता रहता है, ना एक करवट ले सकता है ना दूसरी। उस पेशेंट से पूछिए जो 2 कदम से ज्यादा चल नहीं सकता, उससे पूछिए जो अपने घर के रूटीन काम नहीं कर सकता, उससे पूछिए जो स्लिप डिस्क के पेन से रात रात भर दर्द से नहीं सो सकता कि उसके फिजियो ने उसको बिना सर्जरी के, बिना गोलियों के कैसे ठीक किया था। उन सब से पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी की भी स्टोरीज हैं फिजियो से ठीक हुई मैजिकल, नॉट ओनली फॉर मी, किसी भी फिजियो ने आपको ठीक किया है तो वो जरूर डालिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए और हम लोगों को मोटिवेट करिए कि हम फिजियोज और अच्छा काम कर सके और अच्छी सर्विस दें आपको। अभी मेरे यहाँ फुल मंथ कैंप है। मेरे क्लिनिक हीलिंग हैंड्स को 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। यस, हीलिंग हैंड्स ने बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए किए हैं। आई एम कंप्लीटिंग 10 इयर्स ऑन 31st ऑफ दिसंबर। आई एम वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं 10 सालों में। बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है, बहुत सारे मैजिक किए हैं, बहुत सारे मैजिक जो मेरे लिए भी मैजिक थे ऐसे भी हुए हैं कि मैं कभी कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं इस पेशेंट को ठीक कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपना जी जान लगा देती हूँ, ठीक हो जाता है। तो भगवान की दया है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मुझे जो लोग मिले हैं बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। 1-2 ट्रॉलर्स, 10-12 ट्रॉलर्स, 10 हजारों ट्रॉलर्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाखों दुआएं मेरे साथ हैं। लाखों पेशेंट्स ऐसे हैं जो मैंने ठीक किए हैं और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने उनको ठीक किया है, उनकी प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाला है। और आगे भी मैं अपना अच्छा काम करती रहूंगी, लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैल्यू योर फिजियो एज यू वैल्यू एनी अदर डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप लोगों ने इतना लंबा भाषण सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन।